नमस्कार दोस्तों, स्वागत है IFF में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो न केवल मल्टी बैगर है बल्कि इस कंपनी ने इंडिया के ग्रोथ को एक नई दिशा दी है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस सेक्टर को ही बदल दिया और एक मोड क्रिएट किया है। हम बात कर रहे हैं APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में। इस वीडियो में हम APL अपोलो ट्यूब्स के बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट के साथ ही APL अपोलो ट्यूब्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। 1986 में लेट सुदेश गुप्ता सर ने इस कंपनी को बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू किया था। बाद में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी सिकंदराबाद में। कंपनी का नाम था बिहार ट्यूब्स। कंपनी मेनली बिजनेस करती थी ब्लैक ट्यूब्स में, जिसका मेन यूज़ इरिगेशन में और ऑयल एंड गैस सेक्टर में होता रहा। उस समय कंपनी लॉस मेकिंग थी। इस बिज़नेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं था। कंपनी का कोई बिजनेस मोड नहीं था। फिर 2004 में सुदेश गुप्ता सर के एक्सपायर होने के बाद संजय गुप्ता सर चेयरमैन बने। संजय गुप्ता सर एक विजनरी पर्सन है। उन्होंने केवल 14 साल की उम्र से ही बिजनेस करना शुरू कर दिया था। कंपनी संभालने के बाद वो जर्मनी गए, ये जानने कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। 2004 में जब उन्होंने कंपनी संभाला तब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 टन थी, जो 2020 तक 2 मिलियन टन पर एनम हो गई है। संजय गुप्ता सर ने कंपनी के कन्वेंशन मैन्युफैक्चरिंग को DFT यानी डायरेक्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी से बदल दिया। आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है। कन्वेंशनल मशीन पहले राउंड ट्यूब बनाती है, फिर उसे दूसरे शेप में बदलती है। वहीं DFT मशीन ज़रूरत के किसी भी शेप में और साइज में ट्यूब बना सकती है। कन्वेंशनल मशीन में एक शेप के ट्यूब से दूसरे शेप में बदलने में 1 से 2 दिन का वक्त लग जाता है, क्योंकि सारे मोल्ड्स मैनुअली बदलने पड़ते हैं। वहीं DFT मशीन में पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, इसलिए मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि सिस्टम में बस कुछ कमांड्स ही देने रहते हैं। कन्वेंशनल मशीन में केवल एक ही साइज़ के ट्यूब बन सकते हैं, वहीं DFT मशीन में ज़रूरत के किसी भी साइज़ में ट्यूब बन सकता है। साथ ही संजय गुप्ता सर ने DFT मशीन का पेटेंट 3 सालों के लिए अपने नाम करवा लिया, यानी इंडिया में अगले 3 सालों तक कोई दूसरी कंपनी DFT मशीन नहीं लगवा सकती रही। और इस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस में एक मोड क्रिएट कर दिया। अब चूंकि कंपनी हर साइज और शेप में ट्यूब बना रही थी, तो इनको ऑर्डर भी मिलने लगे। अब बात करते हैं कंपनी के रॉ मटेरियल इनपुट की और देखते हैं वहाँ कैसे इन्होंने मोड क्रिएट किया। तो कंपनी का मेन रॉ मटेरियल है HRC कॉयल, प्लेन और गैल्वनाइज्ड HRC कॉयल। टाटा स्टील और JSW स्टील APL अपोलो की मेन सप्लायर है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई होगी तो मार्केट में बाइंग कैपेसिटी भी हाई होगी। इंडिया के HRC कॉयल का 10% मार्केट APL अपोलो खुद कंज्यूम करती है, तो इनके पास नेगोशिएशन करने का एक लीवरेज है जो किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं। इनके सप्लायर से अगर ये 1 से 2% भी डिस्काउंट करवा लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होगा और ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला देंगी टोटल कॉस्टिंग में कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ हम एक मोड देखने को मिल रहा है। स्टील ट्यूब इंडस्ट्री इज़ वेरी लो मार्जिन इंडस्ट्री बिकॉज दे आर जस्ट स्टील कन्वर्टर। अब अगर 1% भी कंपनी बचा ले रही है अपने इनपुट कॉस्ट में, तो ये दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर कवर कर लेंगे, जैसा कि हमें APL अपोलो के केस में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कुछ इनके टॉप प्रोडक्ट्स। इनमें से ERW स्टील ने मार्केट बहुत तेज़ी से कवर किया है और डबल डोर फ्रेम मार्केट में इस समय बहुत तेज़ी से बिक रहा है। APL अपोलो के प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हाईवे, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, पब्लिक यूटिलिटी और प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं। कंपनी का दावा है कि इनके प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल और वुड और कंक्रीट के अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि तटीय इलाकों और पहाड़ी इलाकों में GP पाइप रूफिंग के लिए अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ हो रहा है। लकड़ी के स्थान पर स्टील 30% सस्ती और लकड़ी की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। अब APL अपोलो के प्रोडक्ट्स का मेजर प्रोजेक्ट में यूज़ देख लेते हैं, जैसे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ITPO प्रगति मैदान NBCC, बेंगलोर मेट्रो, मेगा मेट्रो अहमदाबाद, लेह एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कंपनी का प्रेजेंस पैन इंडिया है। कंपनी का इंडिया में अलग अलग जगह
10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिससे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास ही मैन्युफैक्चर होते हैं और कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। अब कंज्यूमर के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फ़ायदा कंपनी के फ्रेट में होता है। यहाँ भी कंपनी लगभग 1 से 2% के आसपास कॉस्ट सेव कर लेती है। कंपनी का पैन इंडिया 800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है और 1 लाख से भी ज़्यादा इनके रिटेलर्स और फैब्रिकेटर्स हैं। कंपनी का एक्सपोर्ट 20 कंट्रीज़ में है। संजय गुप्ता सर कितने विजनरी है, हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रेजेंस जब तक पैन इंडिया नहीं हुआ, कंपनी ने अपने ऐड पे कोई खर्च नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर मेरा प्रेजेंस हर जगह नहीं और मैं ऐड करूंगा तो कस्टमर जब मेरा प्रोडक्ट खरीदने जाएगा और उसे नहीं मिलेगा तो मेरे ऐड का फ़ायदा दूसरी कंपनी को होगा। उन्होंने पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल नेटवर्क को मजबूत किया और जब इनका प्रेजेंस पूरे देश भर में हो गया तो ये ऐड पे खूब खर्च करने लगे। इनके कॉमर्शियल ऐड के लिए अमिताभ बच्चन सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही आईपीएल स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और अब ये ऐड में दूसरे के मुकाबले सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर एनुअल सेल्स वॉल्यूम को देखें तो कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 50% है, यानी मार्केट में बिकने वाली हर दूसरी ट्यूब एपीएल अपोलो की है। कंपनी के नेट वर्किंग कैपिटल डेज की बात की जाए तो 2021 में यह नियरली 8 to 10 डेज है, यानी कि इनका पैसा 8 दिन में ही खाली हो जाता है, एज कम्पेयर टू 2017 एंड अदर्स। 2017 में 30 to 40 डेज लगते थे और इनके कंपिटिटर्स जो कि ज़्यादातर रीजनल है, उनको अब भी 30 से 40 दिन लग जाता है अपना माल बेचकर कैश करने में। यहाँ इन्होंने अपने बिजनेस को एक तरह से कैश एंड कैरी मॉडल में बदल दिया है। अब अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यह साफ दिखता है, क्योंकि पैसा 8 दिन में ही खाली हो जा रहा है तो इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है, जिसका एडवांटेज लेकर ये नए एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। आइए इनके कुछ एक्विजिशंस देखते हैं। लक्ष्मी मेटल उद्योग का एक्विजिशन अक्टूबर 2018 में, लॉयड लाइन पाइप का एक्विजिशन 2019 में, टाउरस वैल्यू स्टील जो कि सब्सिडरी है शंकरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की, इनके प्रोजेक्शन यूनिट का एक्विजिशन मई 2019 में, और अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स का एक्विजिशन जून 2019 में इन्होंने किया है। इनके रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखा जाए तो जनरल स्ट्रक्चर से 43%, हैवी स्ट्रक्चर से 6%, लाइट स्ट्रक्चर से 13%, रूफिंग स्ट्रक्चर से 20%, ट्राइकॉट से 14% और गैल्वेनाइज प्रोडक्ट से 4%। इनका इबिटिटा पर टन देखा जाए तो यह भी बढ़कर लगभग 4138 हो गया है। अब इनके डेट की बात की जाए तो 2017 में 800 करोड़ के डेट से 2021 में केवल 100 से 200 करोड़ के आसपास ही इनका डेट रह गया है और नेट फ्री कैश फ्लो भी बढ़ रहा है। अब इनके नेट सेल, नेट प्रॉफिट और इबिटिटा को देखेंगे तो तीनों ही लगभग 20 to 22% के CAGR के रेट से बढ़ रहा है और डेट लगातार कम हो रहा है। इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का उपयोग अभी बहुत कम हो पाया है और जैसा कि हमने पीछे देखा, अब स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है। आज इंडिया में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का मार्केट केवल 4 मिलियन टन है। अब अगर हम इसे ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब का मार्केट शेयर 9% है और इंडिया में यह भी केवल 4% है। अगर ग्रोथ की बात की जाए तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से 4 to 5 टाइम्स है। एक्चुअली पहले लोग घरों के रेलिंग्स पत्थरों और कंक्रीट के बनाते थे, वहीं आज स्टील ट्यूब का यूज़ हो रहा है। साथ ही गेट में भी स्टील ट्यूब का यूज़ खूब देखने को मिल रहा है। अब डोर फ्रेम्स में भी स्टील का यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये लकड़ी के मुकाबले सस्ता और मजबूत तो है ही, साथ ही ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अब इनके बिजनेस मोड की बात की जाए, इनके हाईएस्ट 1500 नंबर ऑफ SKU प्रोडक्ट्स हैं। इनके इंडिया में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 2.6 मीट्रिक टन की है। इनके 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है। अब चूंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और ये इंडियन मार्केट का 10% टोटल HRC कॉइल अकेले कंज्यूम करते हैं, इसलिए इन्हें रॉ मटेरियल में भी 1 से 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब अगर मैं या आप एक फैक्ट्री लगाते हैं जिसकी कैपेसिटी 1 लाख टन है तो हमें वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी एक मोट क्रिएट कर रहे हैं
जिसे पार करना दूसरे किसी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा, या तो उसे भी इनसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि इस लो मार्जिन बिजनेस में अभी तो संभव नहीं, क्योंकि ये एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है जो इनके पास है। इनकी प्राइसिंग भी औरों के मुकाबले कम है, क्योंकि इनपुट रॉ मटेरियल और फ्रेट दोनों को मिलाकर 3 से 4% का डिस्काउंट ये पहले ही ले लेते हैं, जिससे ये कम प्राइस में प्रोडक्ट बेच लेते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। साथ ही ये हमेशा नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कस्टमर्स इन्हें छोड़कर कहीं और न जा सके। इनके कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हमें कंसिस्टेंटली 20% CAGR के रेट में देखने को मिल रहा है। अब अगर निफ्टी इंडेक्स के साथ APL अपोलो के शेयर ग्रोथ को देखा जाए तो इनका कैपिटलाइजेशन लगभग 400 से 500% के आसपास बढ़ा है। अब बात करें अगर कंपाउंडिंग की, तो दिसंबर 2020 में कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया था 5:1 के रेशियो में, यानी जिसके पास भी APL अपोलो का 1 शेयर था उसे 5 शेयर मिले थे। अब हाल ही में कंपनी ने बोनस इशू करने की बात कही है, जिसका एक्स डेट है 18 सितंबर, यानी जिसके अकाउंट में 18 सितंबर तक एक भी शेयर APL अपोलो का है उसे 1 शेयर और मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने विप्रो के कंपाउंडिंग की बात की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो में हमने जाना था कि कैसे 10,000 रुपये 1600 करोड़ रुपए में बदल गए, वो भी महज कुछ सालों में। अब वैसा ही कुछ इस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए 1 दिसंबर को किसी के पास APL अपोलो के 100 शेयर थे, तो पहले स्प्लिट के बाद उसके शेयर्स हो गए 500, और अब बोनस इशू के बाद उसके शेयर्स हो जाएंगे 1000। एक नज़र कंपनी के चार्ट पे भी देख लेते हैं। कंपनी लगातार अप ट्रेंड में है, छोटी मोटी गिरावट होती रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ने रिटर्न अच्छा दिया है। कंपनी का पिछले 10 महीनों में रिटर्न देखा जाए तो यह लगभग 140% के आसपास है। हम IFF में पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। हम आपको कोई भी ऐसा शेयर रिकमेंड नहीं करेंगे जिसको कि हम खुद ना खरीदें। तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी ने विगत कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी करेगी, और निश्चित ही भविष्य में मल्टी बैगिंग कर अच्छा रिटर्न देगी। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।